हेलो साथियों, कैसे हो। सुयान एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड की जो वीडियो लेक्चर सीरीज है, इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर जो है हमने अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी चल रही थी उसके अंदर मैग्नेटोस्टैटिक्स वाला पोर्शन हमारा चल रहा था। ठीक है, आज मैं मैग्नेटोस्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है उसको खत्म करना चाहूँगा। तो आज के जो वीडियो, अभी पिछला वीडियो प्लस आज का वीडियो, सारा का सारा जो वीडियो है वो आपकी यूजी क्लास पे बेस्ड रहेगा। पिछले क्लास में भी हमने देखा था, हम बहुत सारे फॉर्मूले जो है वो हमने फाइंड आउट किए थे जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आज भी हम वही करने वाले हैं। कुछ बहुत सारे बाउंड्री कंडीशंस फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, जैसे एच और बी पे जो है बाउंड्री कंडीशंस, उनमें रिलेशंस और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आज हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले देखने वाले हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर नहीं बनता, और बनता है तो इस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो फॉर्मूले जो है मैंने आपको कहा, यूजी वाला पोर्शन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले लिखा रहा हूँ वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। वो डायरेक्ट फॉर्मूले आपको पूछेंगे। जहाँ मुझे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाना है मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपसे, है ना। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सारी, मैंने आपको पहले ही कहा है, कोई सी बुक उठाइए, उसके अंदर 11th-12th के जो मैं टॉपिक करवा चुका हूँ उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कीजिए, आप आराम से कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर से उस वीडियो के कंसेप्ट को देखिए, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके साथ साथ जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अभी, जैसे क्या एक बीच में थोड़ा सा गैप हो गया अभी कोर्स में, आप देखना चाह रहे हो कि वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि थोड़ा सा मार्च एंडिंग में काम रहता है, तो इस वजह से की वजह से जो है थोड़ा मैं टाइम नहीं दे पाया। अब फिर हमारी जो है क्लासें आज से रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी, रोज का 1-2 वीडियो में है वो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कि अभी तक हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था। सब पिछले से पिछले वीडियो में, यानी कि इस वीडियो को छोड़ के उसके पिछले वीडियो में जाए तो हमने क्या देखा था कि हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहे थे कि हम जो हमारा मटेरियल के अंदर नहीं जा रहे थे, हम करंट के जैसा ना कि हम या कह सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन की बात नहीं कर रहे थे, है ना। हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी जो सब्सटेंस को नहीं रखा और सब्सटेंस के अंदर जाके हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करी थी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो से हमने क्या देखा, मैग्नेटाइजेशन देखा। अब अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल किसी फील्ड में है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो एम्पियर फ्लो चेंज होगा आपका। इससे पहले एम्पियर फ्लो क्या था आपका, सीधा सीधा बी डॉट डी एल, इंटीग्रल बी डॉट डी एल, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या करते हैं आप, लाइन इंटीग्रल करते हैं, उसको म्यू जीरो आई के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि म्यू जीरो का मतलब क्या है कि जब आप इन प्रेजेंस ऑफ किसके, अगर आप एयर के प्रेजेंस में या वैक्यूम में है तो मैग्नेटिक फील्ड की बात हम कर रहे थे। अब अगर मटेरियल के अंदर है, यानी कि कोई ना कोई मीडियम है, उस मीडियम में क्या हो जाएगा वो हम उसकी बात हम करना चाहेंगे। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं हम, मैग्नेटिक मटेरियल की, है ना। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक मटेरियल है तो उस मैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या इक्वेशंस बन जाएगी उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, मटेरियल, तो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमारा जो लाइन इंटीग्रल होगा इसका एम्पियर फ्लो वाले की बात कर रहा हूँ ना। एम्पियर फ्लो क्या था, एम्पियर फ्लो वहां था म्यू जीरो, है ना, क्या था, म्यू जीरो आई एनक्लोज। अब एनक्लोज की बात हम करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की जब मैं बात कर रहा हूँ, सपोज कर लीजिए आपके पास ये कोई एक इस तरह का सर्कुलर फॉर्म के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल है, और एक ये आपके पास एक वायर है जिसकी करंट कितनी है, आई करंट है, और ये कितनी है, आर रेडियस है। ठीक है, अब ये किस तरह से है, इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। भाई करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब इसके चारों तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इसमें मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। अब अगर मैग्नेटाइजेशन हो गया तो इसके लिए मैं एम्पियर फ्लो कैसे लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर बात करूँ इसको मैं चेंज करूंगा, किसमें चेंज करूंगा, इसको मैं चेंज करूंगा पहले तो इसकी जो है हमारी ये कौन सा इंटीग्रल फॉर्म, इसको किसकी फॉर्म करेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में करेंगे चेंज। तो डिफरेंशियल फॉर्म में करेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पे कि कर्ल बी डी ए, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना। स्टोक्स कर्ल थ्योरम में हमने क्या किया, लाइन इंटीग्रल को एरिया इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया कर्ल लेके, और इधर क्या है हमारे पास म्यू जीरो, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आई किसके बराबर हो जाएगा, जे डॉट डी ए के। ठीक है, किसके बराबर, जे डॉट डी ए के। ठीक है, दोनों तरफ एरिया इंटीग्रल है वो कैंसिल आउट होके, और आपके पास लास्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब आप इसको आगे 1-2 स्टेप सोल्व करेंगे तो फाइनली आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये वाला इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, ये क्या है, ये है आपके एम्पियर फ्लो का, क्या है, एम्पियर फ्लो का डिफरेंशियल फॉर्म, ये क्या है, इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ से जे देखिए, अभी इससे जस्ट पहले हमने जब वीडियो में देखा मैग्नेटाइजेशन में, तो मैग्नेटाइजेशन में जे क्या था, जे एक तो फ्री की मतलब जो आपकी करंट की वजह से फ्लो कर रहा है, और एक कौन सा था, जे बाउंड मतलब कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड में हमने अगर किसी मटेरियल को रखा तो उस मटेरियल में क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन हो जाता है। उस मैग्नेटाइजेशन में हमने जे भी पढ़ा था। तो दो तरह के जे हो गए, तो जे क्या है हमारे पास इस वाले केस के अकॉर्डिंग, एक तो जे फ्री है,
प्लस एक जे बाउंड है। ठीक, कितने जे है, जे फ्री और जे बाउंड, तो कुल मिला के ये जो हमारे पास कर्ल बी बनेगा, ये कर्ल बी कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा म्यू जीरो जे एफ प्लस जे बी। ठीक है, क्या बन जाएगा, जे एफ प्लस जे बी बन जाएगा। ठीक है, अब जे बी किसके बराबर है, इससे जस्ट पहले वाले में जाओ, जे बी बराबर किसके था, वो था कर्ल एम के बराबर। अगर आपको मैग्नेटाइजेशन गिवन है तो किसके बराबर था, कर्ल एम के बराबर। तो क्या हो गया यहाँ से कि कर्ल बी इज इक्वल टू, कर्ल बी इज इक्वल टू म्यू जीरो, यहाँ से क्या मिला आपको, जे फ्री प्लस, ठीक है, क्रॉस बी, है ना, कर्ल एम किसके बराबर है, जे बी के। अब आप देखिए इस तरफ भी कर्ल है, इस तरफ भी कर्ल है, दोनों को एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, जब एक तरफ लाएंगे तो पहले क्या करेंगे, म्यू जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, कर्ल बी अपॉन म्यू जीरो, इसको यहाँ लाऊंगा तो कर्ल बी अपॉन म्यू जीरो, फिर ये इधर आएगा तो माइनस एम, ठीक है, इक्वल टू म्यू जीरो जे फ्री। ये आपके पास इक्वेशन यहाँ से बनी। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको क्या कहूँगा, यहाँ से जो है मैं इसको यही लिख देता हूँ, है ना। ये जो मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आई है, ये क्या है, बी अपॉन म्यू जीरो माइनस एम, बी अपॉन म्यू जीरो माइनस एम। इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको हम कहेंगे एच। क्या कहेंगे इसको, एच कहेंगे। ठीक है, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड, क्या कहेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये किसके बराबर होगा, ये होगा एच के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपके पास कि कर्ल एच इज इक्वल टू म्यू जीरो जे एफ, यानी कि जब आप, ठीक है, कर्ल एच इज इक्वल टू म्यू जीरो जे एफ, एफ कौन सा, फ्री, एफ का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्री। तो इसका मतलब आपको जब ये वाली कंडीशन यूज करते हो, ठीक है, जब ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड वाली कंडीशन जब यूज करते हो, एच निकालते हो, तो उस केस में इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपके चारों तरफ मटेरियल कैसा है, उसमें मैग्नेटाइजेशन कैसा हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ फ्री वाले से। फ्री का मतलब जो हमने करंट फ्लो कराई है सिर्फ उससे मतलब, यानी कि ये कंडीशन किस में चली गई, ये जो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन लग रही थी अब वो सिंपल कंडीशन में चली गई। किसमें, कि हमें सिर्फ इसके बारे में जो हमने पहले पढ़ा है, ये करंट जो है एक वायर है, उस वायर में जो करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, वायर में क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, तो करंट फ्लो कर रही है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें इस एच, उसकी वजह से एच कितना होगा वो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, और एच निकाल के फिर उसको अपन आगे इस वाले फॉर्मूले रख के बी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब नॉर्मल बी सीधा फाइंड आउट करना तो इससे पॉसिबल नहीं था, तो बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इस वाले फॉर्मूले में एच निकालेंगे पहले, तो इस वाले से एच निकाल के फिर उसके बाद में वहां से बी निकाल देंगे। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे उसकी मैं बात करता हूँ आगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसको मिटा रहा हूँ मैं एक बार, यहाँ से इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, अब ये कौन सा फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म, तो इसको क्या करूंगा, इंटीग्रल फॉर्म। इसका दोनों तरफ क्या कर दूं, एरिया इंटीग्रल कर दूं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ इसका एरिया इंटीग्रल कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने दोनों तरफ एरिया इंटीग्रल कर दिया। इधर भी म्यू जीरो तो बाहर आ गया, जे फ्री का हमने क्या कर दिया, एरिया इंटीग्रल कर दिया। तो ये एरिया इंटीग्रल करेंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये एरिया इंटीग्रल, ये इंटीग्रल जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टोक्स थ्योरम से किसमें हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल में। ठीक है, तो ये हो जाएगा एच डॉट डी एल। ठीक है, लाइन इंटीग्रल में इधर ये किसके बराबर हो गया, म्यू जीरो आई फ्री। ठीक है, जे फ्री से क्या मिल गया, हमें आई फ्री मिल गया। ठीक है, आई फ्री मतलब कि जो ये फ्री करंट फ्लो कर रही है इसके अंदर क्या हो रही है उसे हमें मतलब नहीं है। तो ये हमारा पास जो फॉर्मूला है ये हो गया एम्पियर्स लॉ इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि एम्पियर्स लॉ क्या चेंज हो गया, बी की जगह हमारे पास एच आ गया, और यहाँ जो करंट एनक्लोज आ रही थी उस एनक्लोज से मतलब हमें किससे मतलब है, फ्री करंट कितनी है हमारे पास। फ्री करंट का मतलब जो बाहर से आप करंट इसमें फ्लो करवा रहे हो वो, इस करंट के मैग्नेटिक फील्ड से अंदर क्या करंट फ्लो कर रही है, जे बी और या के बी क्या बन रहा है उससे हमें मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो बन गया ना इजी, यानी कि पहले वाले में चले गए हम, जो पहले हमें पहले से पता था वो इसी चीज में हम वापस चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आ गई। अब यहाँ से हम एक चीज और डिफाइन करेंगे, बी को अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, बी इज इक्वल टू, ये उस तरफ चला जाएगा तो म्यू जीरो एच प्लस एम। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इनमें रिलेशन। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, एक ये है कि जब एम्पियर्स लॉ कैसे चेंज हुआ, कि जब आप मैग्नेटिक मटेरियल में गए तो एम्पियर्स लॉ कैसे चेंज हुआ कि वहाँ पे एच आ गया और यहाँ क्या है कि फ्री करंट आ गई, तो आपका ये चेंज, यहाँ क्या करेंगे, बाउंड करंट बी लिख देंगे, या फिर सिर्फ आई एनक्लोज लिख देंगे। आई एनक्लोज नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ हमें किस पे ध्यान देना, करंट जो होनी चाहिए वो हमारी फ्री करंट होनी
चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे केस में। एक दो फॉर्मूले और बनते हैं। वो क्या बनते हैं, जैसे हमने वहाँ देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला यानी कि जो हम अगर मान लीजिए उस वाले, तो अब इसके अंदर क्या है कि अभी तक हमने जो है ये फाइंड आउट कर लिया बी वगैरह। अब मैं नेक्स्ट कह रहा हूँ कि अब जब मैग्नेटिक फील्ड हम किसी मटेरियल पे लगाते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जहाँ पे पोलराइजेशन की वगैरह की बात की थी, क्लासेस रिलेशन की बात की थी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात की थी, वहीं पे हम वापस आ रहे हैं। क्या हो रहा है कि जब आप क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसको कहते हैं एच, वो लगा रहे हैं किसी मटेरियल के ऊपर। जब आपने मटेरियल के ऊपर मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया तो लगाने से क्या हुआ, जो आपका मटेरियल है उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन हुआ। मैग्नेटाइजेशन होने का मतलब क्या हुआ, उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो जनरेट हुए। उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटाइजिंग जो है, मैग्नेटाइजेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के। जो हम बाहर से फील्ड लगा रहे हैं उससे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो यहाँ से क्या करते हैं, इस चिन्ह को हटाएंगे, इक्वल में करेंगे तो क्या आ जाएगा, काई ई एच। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, देखा था आपने कि आपने क्या था, जो पोलराइजेशन कैपिटल पी था वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। फिर जो आपका पोलराइजेशन था वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, वो हो गया काई ई एप्सिलॉन नॉट ई के। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना, तो सेम चीज यहाँ एप्सिलॉन नॉट एक्स्ट्रा टर्म है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, काई ई के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आगे समझ में। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, वो इक्वेशन आपके पास पड़ी है बी की, तो बी फाइंड आउट करना है। बी फाइंड आउट करना, तो ये इक्वेशन ये जो है वहाँ पे रख देते हैं। तो आपके बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जीरो एच प्लस एम की जगह ये रख देते हैं काई ई एच, तो ये हो गया म्यू जीरो वन प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी फॉर्म में, मैग्नेटाइजेशन फील्ड की फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से फिर से कि जो 1 प्लस काई ई है ना, 1 प्लस जो काई ई है, इसे हम क्या कहेंगे, म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी का मतलब क्या है, देखो वहाँ क्या था, अगर पुराने वाले में, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले में जाए है ना, तो वहाँ क्या था, 1 प्लस काई ई, सॉरी ये काई ई नहीं काई एम है, एक सेकंड यार, बार बार, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ना ये क्या है, काई एम कर देना इसको ना, काई ई तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, ये काई एम कर देना, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वहाँ क्या था, काई ई, ये किसके बराबर था, ये था एप्सिलॉन आर के। रिलेटिव परमेबिलिटी है ना, ये क्या किसके बराबर था, रिलेटिव परमेबिलिटी, और ये क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी, सॉरी ये था परमेटिविटी, और ये किसके बराबर है, परमेबिलिटी। ठीक है, चलिए, यानी कि पारगम्यता और विद्युतशीलता, हिंदी में कहेंगे तो किसके बराबर, रिलेटिव यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे तो रिलेटिव आपके परमेटिविटी, और ये क्या हो गया, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता ना, यानी कि आपेक्षिक पारगम्यता बोल सकते हैं। तो पारगम्यता का मतलब हिंदी में अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ये हो जाएगा रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के हमारे पास ये इक्वेशन है किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को रखते हैं तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू जीरो म्यू आर एच। ठीक है, फिर आगे और सोल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि म्यू जीरो म्यू आर इज इक्वल टू किसके हैं, म्यू जीरो म्यू आर इक्वल टू हो गया म्यू के। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू किसके आ गया, म्यू एच के आ गया। ठीक है, बी इज इक्वल टू किसके आ गया, म्यू एच के। तो इस इक्वेशन का, और एक कौन सी जो हमने एम्पियर्स लॉ निकाला था किसके लिए, इस वाले केस के लिए, इन दोनों का यूज हम करेंगे। ठीक है, म्यू नॉट एनक्लोज, तो सॉरी फ्री, एनक्लोज नहीं फ्री, एनक्लोज किसमें था, उसके अंदर। ठीक है, अब इसमें एनक्लोज में नहीं आना, फ्री के बारे में बात करनी है सिर्फ अपने को। तो ये दोनों का जब हम यूज करके हम यहाँ से ऐसे निकालेंगे, इसको यहाँ पुट करेंगे, और आपको क्या निकल जाएगा, बी जो है वो आंसर में आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो इस पे बेस में एक, अच्छा सारी चीज़ें आ गई आपके पास, बहुत सारे फॉर्मूले हमने पढ़ लिए यहाँ से। ठीक है, ये फॉर्मूला निकाल दिया एक, इसमें रिलेशन, ये फॉर्मूला निकाल दिया, फिर ये बना दिया, ये बना दिया, वो बने हुए हैं। इससे पहले एक फॉर्मूला और हमने देखा ही था। तो आज बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, इन सबको आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखते जाना है। ठीक है, एक बार अपने हाथ से इसको सोल्व कर लेना, आज जो भी हमने किया है। तो अभी मतलब इसके अंदर जो भी हमने किया है, तो आपके जो है सारे के सारे फॉर्मूले जो है आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इनको जो है एग्जाम में जब आएंगे देखते ही पहचान लेंगे कि हाँ ये फॉर्मूला इस तरह से होता है। ठीक है, मेनली
इसका जरूर ध्यान रखें आप, है ना। इन दोनों की ऐसी फॉर्म जो आपको एच में दी जा सकती है। देन उसके बाद तो ये तो सिंपल है, बाकी सब तो, है ना। चलिए, तो एक मैं इसी के लिए निकाल देता हूँ, हम इसी का यूज करके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं करना क्या चाह रहे हैं, हमने ये चीजें क्यों की हैं, एच पे हम क्यों गए हैं, बी से क्या हमारा काम नहीं चल सकता था क्या, उसकी मैं बात करता हूँ ना। तो मैं क्या करता हूँ, देखो अगर मैं आउटसाइड पे कोई फील्ड निकालना चाहूंगा इस करंट के लिए, तो आउटसाइड पे निकालना चाहूंगा तो आउटसाइड पे क्या है, कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है ना। आउटसाइड पे क्या है, एयर मीडियम है। इस वायर से यहाँ से जाता हूँ, ठीक है, और एक डिस्टेंस कितनी मान लीजिए आर है, तो मुझे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है फर्स्ट केस के लिए, कि जो मेरा आर है वो ग्रेटर देन है किसके, कैपिटल आर के। इस केस में क्या होगा, ठीक है, इस केस में मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड आपको अल्टीमेटली इस पे जाना है कि ये कितना होगा, है ना। तो चलिए बात करते हैं इसकी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में सिंपली आप क्या लगाओगे, ये आपके पास एम्पियर्स लॉ लगाओगे, कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वाला में चल रहे हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, म्यू जीरो आई फ्री, है ना, क्या आ जाएगा, म्यू जीरो आई, अच्छा सॉरी आई फ्री था ना, म्यू जीरो भी नहीं था यहाँ पे, क्या था, आई फ्री था, ओनली क्या था आपके पास, आई फ्री था, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, जब आई फ्री था तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपके पास आई कितना है, आई फ्री इक्वल टू कितना है आपके पास, आई, आपको इसकी बात ही नहीं करनी है मैग्नेटाइजेशन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें सिर्फ इसकी बात है, हम वायर में कितनी करंट दे रहे हैं, जो हम दे रहे हैं अपनी तरफ से वो कितनी दे रहे हैं, आई करंट दे रहा है, जिसके बारे में मुझे पता है ना। तो आ जाइए, वो आपकी आई फ्री हो गई। अब उसके बाद में एच निकालना, तो क्या हो जाएगा, एच 2 पाई आर, लाइन इंटीग्रल करेंगे इसके लिए, 2 पाई आर इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो एच इक्वल टू कितना हो गया, आई अपॉन 2 पाई आर। अब आप देखिए कि उस यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड क्या निकालना, यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ बी और एच में क्या रिलेशन होगा, तो बी और एच में क्या हो जाएगा, म्यू एच, ठीक है। म्यू एच का मतलब यहाँ पे म्यू कितना है, म्यू जीरो, क्योंकि एयर में जाओगे तो म्यू इक्वल टू कितना है, म्यू जीरो के। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से कि बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एच इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर, ये आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब आ जाइए आउटसाइड वाले केस में, ठीक है, किसमें आ जाता है, सेकंड केस कि आर इज लेस, सॉरी इन साइड वाले में ना, आर इज लेस देन आर। तो अब आप कहाँ पे हैं, इस पॉइंट के ऊपर है मान लीजिए, ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस आर हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ से आ जाइए कि फिर से हम इंटीग्रल लगाएंगे तो क्या होगा, एच डॉट डी एल इज इक्वल टू, आपको किस पे जाना है, फ्री पे जाना है, बाकी से आपको मतलब नहीं करने से, ठीक है। तो एच डॉट 2 पाई आर इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब जब इसमें आते हैं तो मीडियम कौन सा है, ठीक है, मीडियम कौन सा है, मीडियम है आपके पास, आप इसके अंदर है और इसके अंदर आपको मान लीजिए म्यू आर या फिर आपको जो काई है वो दे रखी, काई आर दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस जब मीडियम में है तो अब यहाँ से जो आपका बी और एच में क्या रिलेशन हो गया, म्यू एच, ठीक है। तो म्यू एच इक्वल टू कितना हो गया, तो म्यू आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू जीरो नहीं है इस बार, क्योंकि आप किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, वहाँ किसमें थे, एयर में थे, इसलिए वो रिलेशन लिया, यहाँ पे किसमें, इस वाले फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ से बी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, बी इज इक्वल टू बन जाएगा म्यू जीरो म्यू आर आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। अगर म्यू आर दे रखा है, अगर मान लीजिए काई एम दे रखा है, सॉरी काई आर नहीं काई एम, अगर आपको काई एम दे रखा है तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो 1 प्लस काई एम आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, ये हो जाएगा। और वेक्टर फॉर्म में लोगे तो क्या होगा, बस आप फाई नोट कर देना सब में, भाई इसके डायरेक्शन दोनों ही, हर केस में क्या होगी, आपकी डायरेक्शन फाई केप की डायरेक्शन हो जाएगी। तो वेक्टर फॉर्म आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर करके फाई केप, अगर यहाँ वेक्टर पूछे तो फाई केप, फिर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो क्या रहेगी, उसी फॉर्म से निकालेंगे, ये राइट हैंड वाले नियम से अपना, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो आ गया कि जब आपको कॉम्प्लिकेटेड सा कोई सिस्टम दे जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल हो तो आपको घबराना नहीं है, बड़ा सिंपल सा केस है, ठीक है। जैसा हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा है उसी हिसाब से चलना है, बस हमें यहाँ पे क्या लेना है, एच लेना है, आई फ्री लेना है, ठीक है, एच और आई फ्री लेना है, उससे हमें इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करना है, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी इसके अंदर, है ना। चलिए हाँ, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में ना, आपको जो इस पे क्वेश्चन मिलेगा उसी सिंपल तरीके का मिलेगा, मतलब मान लीजिए ये क्वेश्चन दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, इससे ज़्यादा आपके आगे नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हम नेट का एग्जाम नहीं दे रहे, हम किसका दे रहे हैं,
फर्स्ट गेट के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो फर्स्ट गेट के लिए जो है इतना सफिशिएंट है, अगर आपको आता है तो फॉर्मूला निकालना, ठीक है। और कोई दूसरी कंडीशन जो देंगे वो कंडीशन सिर्फ वही देंगे जो आप पहले पढ़ चुके हो क्या सकता है कि नॉर्मली आपको क्या दे सकते हैं कंडीशन के अंदर, अगर आपको ये फील्ड निकालने के लिए, तो जैसे हमने अभी ये सिंगल वायर लिया था, इस वायर की बजाय हमने क्या किया, इस करंट जो करंट है इसमें फ्लो करा दी, यानी कि आपके पास जे दे दिया, उस जे से पूछा जा सकता है, तो वहां पर भी आप उसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं ना। चलिए अब है मैग्नेटोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन, है ना। मैग्नेटोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन, यानी कि मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या क्या होगी, ठीक है। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए बाउंड्री कंडीशन हम देखें तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, दो मीडियम थे, उनको सेपरेट करने वाले एक सरफेस थी, सेम वैसी चीजें यहाँ रहेगी, वहाँ पे परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट थे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट होंगे, ठीक है। वहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के थे तो यहाँ एच के होंगे, वहाँ पे पोटेंशियल V था तो यहाँ पे पोटेंशियल A होगा। तो इनके लिए सब में क्या बाउंड्री कंडीशंस होगी उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे करीब करीब बाउंड्री कंडीशन जो है वो वहाँ जो पढ़ते हैं उसके जस्ट अपोजिट, यानी कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल वाला इक्वल था, ठीक है, और परपेंडिकुलर वाले में डिसकंटिन्यूटी थी। यहाँ क्या होगा उल्टा, ये मैग्नेटिक फील्ड में जो पैरेलल वाला है उसमें डिसकंटिन्यूटी आपको दिखेगी, लेकिन उसके अंदर जो है आपके परपेंडिकुलर वाला वो इक्वल रहेगा, ठीक है। कैसे अभी देखते हैं। तो आपके पास क्या है कि मान लीजिए सीट है, यही से स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब शीट में करंट फ्लो कर रही है तो वहाँ क्या देते हैं आपको, के गिवन होगा, क्या गिवन होगा, के, ठीक है, क्या गिवन होगा आपके पास, के जो है वो गिवन होगा। तो अब आप देखिए इसके ऊपर एक मीडियम है, इसके नीचे दूसरा मीडियम है, ठीक है। ऊपर नीचे क्या है, एक दूसरे के अलग अलग जो है वो आपके पास मीडियम दे रखे हैं। अब क्या देखते हैं, यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड 1 परपेंडिकुलर, यहाँ क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड 2 परपेंडिकुलर, ठीक है। करंट है तो इसका मतलब मान लीजिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो भी डायरेक्शन होगी इसकी वो एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि मान लीजिए इसमें डायरेक्शन ऐसे है तो इसमें ऐसे होगी, इसमें ऐसे है तो इसमें ऐसे होगी। सीट के लिए देखा ना अपन ने, सीट के लिए क्या देखा कि एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे थी तो दूसरे में, नीचे वाले में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थी, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मान लीजिए इसके लिए मुझे फाइंड आउट करना है क्या, परपेंडिकुलर वाले के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, एम्पियर्स लॉ यूज करता हूँ। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है मेरा, बी डॉट डी ए, क्या कहता है, बी डॉट डी ए, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा, बी डॉट डी ए, एरिया इंटीग्रल, अरे भाई इसमें जाओ सीधा सीधा कि डाइवर्जेंस बी कितना होता है, 0, डाइवर्जेंस बी 0 है तो इसका जब आप एरिया इंटीग्रल करोगे डाइवर्जेंस का, सॉरी वॉल्यूम इंटीग्रल करो डाइवर्जेंस का, ठीक है, इधर भी क्या हो जाएगा, डीवी का 0 का वॉल्यूम इंटीग्रल, 0 का वॉल्यूम इंटीग्रल क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल किस में कन्वर्ट कर सकते हो, जब डाइवर्जेंस दे रखा है तो एरिया में, तो क्लोज एरिया में इंटीग्रल क्या हो जाएगा इसका, बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। वो जो तीनों थ्योरम है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है आपके, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ते हैं तो आपकी जो तीनों इक्वेशन, एक पोटेंशियल के लिए, एक स्टोक्स कर्ल थ्योरम और एक डाइवर्जेंस वाली जो थ्योरम है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये तीनों थ्योरम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देखते हैं कि इसका जो है किससे इक्वल होता है, ये होता है 0 के इक्वल, ठीक है, होता है 0 के इक्वल। तो कर लीजिए एरिया इंटीग्रल, कैसे करेंगे, तो कितने एरिया है, ऊपर और नीचे वाले की बात हम करते हैं, दोनों एरिया लेते हैं इसके, है ना। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट केस के लिए कि B1 आप एरिया लेंगे ना, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एक ऐसे एरिया से बॉक्स बनाएंगे इसका, इस बॉक्स से डिनोट करेंगे, नीचे भी इस तरह से बॉक्स बनेगा, ठीक है, ये सामने जो है इस तरह से एक बॉक्स बन जाता है, ठीक है। तो ये बॉक्स क्या करेगा, इस बॉक्स से ढकेंगे भाई, इसको शीट को ढकने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे बॉक्स के अंदर करेंगे ना, तो बॉक्स को ढकेंगे, तो इसका एरिया जो होगा किस डायरेक्शन में होगा, मान लीजिए ए है तो ऊपर की डायरेक्शन, नीचे वाले बॉक्स का एरिया किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इसी तरह से होगा एरिया, ठीक है। बाकी इस बॉक्स की जो मोटाई है वो क्या लेंगे, बहुत कम लेंगे, तो बहुत कम लेंगे, इसका मतलब इनकी वजह से जो है वो एरिया इंटीग्रल कितना आएगा, 0, बाकी सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया उसके अंदर बचेगा, ठीक है। तो बी ए हो गया, प्लस में 0 0, क्योंकि बाकी जो एरिया होंगे उनसे क्या मिलेगा आपको, परपेंडिकुलर वाले से 0 मिल जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा बॉक्स ले रहे हैं, ठीक है। अगला वाला क्या मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, तो क्या मिल जाएगा, B2 परपेंडिकुलर A इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के यहाँ से अगर आप देखते हैं तो B1 परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था,
V1 पैरेलल इक्वल था V2 के, ठीक है, वहाँ क्या था V1 पैरेलल इक्वल था V2, क्योंकि वहाँ लाइन इंटीग्रल इक्वल टू 0 था, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड की अगर बात करते हैं तो क्या था लाइन इंटीग्रल इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है वो एरिया इंटीग्रल इक्वल टू 0। तो एरिया लाइन क्या है पैरेलल चलती है, एरिया क्या चलता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को। तो एरिया परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर वाले क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। वहाँ क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल क्यों था, क्योंकि लाइन इंटीग्रल जो है वो 0 के इक्वल था कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, क्योंकि करंट कितना होता है कंजर्वेटिव फील्ड के लिए जो करंट है वो कितना होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के लिए कि यहाँ लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल है, कि जो आपका अगर मैं इसका लाइन इंटीग्रल लेता हूँ, लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल है, क्योंकि एम्पियर्स लॉ है म्यू 0 आई के इक्वल है, ठीक है, किसके इक्वल है म्यू 0 आई, आई भी कौन सी एनक्लोज वाली, ठीक है, म्यू 0 आई के इक्वल कौन सा है अपना ये इंटीग्रल है। तो आपको क्या करना है यहाँ लाइन इंटीग्रल करना है, तो लाइन इंटीग्रल के लिए क्या करोगे, लाइन इंटीग्रल के लिए यहाँ पे क्या लोगे लाइन लोगे इस तरह से, ठीक है, जो भी डायरेक्शन होगी इसकी, ये मान लीजिए हमने डायरेक्शन ले ली, तो ये एप्सिलॉन हो गया, ये कितना हो गया एल हो गया, ठीक है, ये एप्सिलॉन हो गया और ये एल हो गया। तो अब इसके लिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं, कौन सा, एक तो इस के पैरेलल, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हम देखें इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड भाई कुल मिला के 3 डायरेक्शन होते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड की, ये और ये इस तरह से जेड वाई और एक्स, ठीक है। तो इस शीट के पैरेलल तो ये दो है ना भाई, शीट मान लीजिए किसमें है प्लेन में है, तो ये भी इसके पैरेलल है शीट के, ये भी क्या है इसके पैरेलल है, उसमें क्या है परपेंडिकुलर वाला जेड था तो हम उसको तो कर चुके हैं। तो एक तो क्या हो सकता है एक्स डायरेक्शन के अंदर इधर ये हो सकता है 1 पैरेलल और नीचे वाले में 2 पैरेलल, एक कौन सा हो सकता है वाई डायरेक्शन में, तो इधर इसका मतलब इधर 1 पैरेलल ये 2 पैरेलल, ठीक है। तो के की पैरेलल डायरेक्शन या के की डायरेक्शन में, और दूसरा क्या के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब कौन सा आप ले रहे हो के ना, शीट के तो दोनों क्या है पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड शीट के तो ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल, लेकिन इस के जो करंट फ्लो कर रही है उस करंट फ्लो के परपेंडिकुलर है या करंट फ्लो के इस डायरेक्शन में है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अपन इसकी बात कर रहे हैं पहले, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा फिर से आप सोल्व कर लीजिए। तो अगर मैं मान लीजिए ये लाइन इंटीग्रल लेता हूँ तो ये दोनों 0 दे देंगे, सिर्फ इसकी बात मुझे करनी है, तो क्या हो जाएगा B1 पैरेलल, ठीक है, B1 पैरेलल L, ठीक है, प्लस में 0 प्लस में 0, इन दोनों से क्या मिलेगा आपको 0 0 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या मिल जाएगा माइनस का B2 पैरेलल L, क्योंकि ये डायरेक्शन अगर इधर है तो ये किधर इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल टू किसके इक्वल आएगा म्यू 0, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, तो के क्या होता है डी आई और डी एल, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया के एल, ठीक है, आई इक्वल टू किसका हो गया के एल के, तो ये आपके पास के दे रखा है तो के एल के मान लीजिए इक्वल हो गया, ठीक है। आगे समझ में एल से एल सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो B1 पैरेलल माइनस B2 पैरेलल इज इक्वल टू म्यू 0 के। अब सब कुछ के पे डिपेंड करता है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है के पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कंडीशन कब रहेगी, ये कंडीशन तब रहेगी कि अगर मान लीजिए करंट जो फ्लो कर रही है या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है पैरेलल टू किसके हैं के, अगर के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब कौन सा ये वाला केस, इस वाले केस में तो डिसकंटिन्यूटी रहेगी, कौन सी रहेगी ये डिसकंटिन्यूटी। लेकिन मान लीजिए कौन सा केस की बात करें, इस केस की बात करें, इस केस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा कि BL माइनस B2 सॉरी ये इज इक्वल टू क्या होगा 0, यानी कि कह सकते हैं B1 पैरेलल इज इक्वल टू B2 पैरेलल, और ये किस केस में होगा अगर मान लीजिए पैरेलल टू के है, ठीक है। अगर जो मैग्नेटिक फील्ड वाले कौन से कंपोनेंट ले रहे हैं, ये वाले कंपोनेंट ले रहे हैं जो के की डायरेक्शन में है, तो उस केस के लिए क्या आएगा इक्वल आएगा, और के की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या होगा ये जो है आपके इसमें रहेगा, ठीक है। कोई समस्या आपको नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर ना परपेंडिकुलर वाले केस में ये और पैरेलल वाले केस में वो आपके रह जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं किस पे एच पे, कि एच के ऊपर क्या होगा, ठीक है, एच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी बात करते हैं। तो एच का क्या था हमारे पास कि एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई फ्री, ठीक है, किसके इक्वल है आई फ्री के जो है वो इक्वल है। तो यहां से अगर देखें फिर से क्या लगाओगे,
एच के पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो एच के पहले किस पे चलते हैं, पैरेलल कंपोनेंट पे। तो पैरेलल कंपोनेंट पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, H1 पैरेलल माइनस H2 पैरेलल, ठीक है। अच्छा L है साथ में, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, L माइनस H2 पैरेलल L इज इक्वल टू आई एनक्लोज। आई एनक्लोज कितना है, KL, ठीक है। K कौन सा, फ्री वाला है ना, जो इसके अंदर फ्लो कर रही है वो। तो L से L कैंसिल आउट हो जाएंगे, H1 पैरेलल और H2 पैरेलल इज इक्वल टू L। भाई लाइन इंटीग्रल हो रहा, तो लाइन इंटीग्रल में क्या, सॉरी L में H के, सॉरी K है ना, L तो L कैंसिल आउट हो गया, तो इसके बराबर हो गया, KF के बराबर हो गया, ठीक है। अब वही ये किस केस के लिए है, परपेंडिकुलर वाले केस के लिए, ठीक है। पैरेलल वाले केस के लिए जाओगे तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए था उसी तरह से, ठीक है। आगे समझ में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। और परपेंडिकुलर वाले क्या होंगे, जो आपके पास परपेंडिकुलर वाले होंगे वो क्या होंगे, नॉट इक्वल टू 0। जैसे डी में था, डी में क्या था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल इक्वल थे, परपेंडिकुलर में डिस्कंटिन्यूटी थी। और डी में क्या था, डी में परपेंडिकुलर वाला इक्वल था और पैरेलल वाले में क्या थी, डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, उसका उल्टा जस्ट। इसमें बी में क्या था, बी में पैरेलल वाले में डिस्कंटिन्यूटी और परपेंडिकुलर वाले में इक्वल। उसी तरह से वहाँ डी की जगह यहाँ कौन ले रहा है, एच ले रहा है, तो एच में क्या हो गया, एच में पैरेलल वाले में इक्वलिटी और डिस्कंटिन्यूटी किस में, परपेंडिकुलर वाले में, ठीक है। जस्ट वहाँ से उल्टा चल रहा है सब कुछ इस बाउंड्री कंडीशन में, ठीक है। आप क्या करिए, वहाँ पे ई को यहाँ बी कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ डी को वहाँ एच कर दीजिए, सॉरी वहाँ डी के यहाँ एच कर दीजिए, और उधर जो कंडीशन है उसका जस्ट उल्टा करिए, पैरेलल वाले को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाले को पैरेलल करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और एक है KF इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर क्या कह सकते हैं कि KF इक्वल टू 0 हो जाए, उस केस में भी क्या होगा, यानी कि फ्री करंट है ही नहीं, तो भी क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब तो ये इक्वल होंगे ही होंगे, फिर पैरेलल वाला की उसकी बात हमें करनी ही नहीं है, ठीक है। अब वेक्टर पोटेंशियल, तो वेक्टर पोटेंशियल में क्या होगा कि जो डाइवर्जेंस होगा वेक्टर पोटेंशियल का वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। जब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पोटेंशियल इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि A डॉट डी ए इज इक्वल टू 0, A डॉट डी ए इक्वल टू 0 आप करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको कि A1 पैरेलल इज इक्वल टू A2 पैरेलल, या कह सकते हैं A अबव इज इक्वल टू A बिलो, ठीक है। ये आपको एक और बाउंड्री कंडीशन, ये बाउंड्री कंडीशन वैसे आपको नॉर्मली मैंने देखा कि एग्जामिनर जो है वो ना अभी तक तो कभी नहीं पूछी है, ना पूछता है एग्जामिनर, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के लिए। बाकी जो E, D, H और B, ये जो चारों के लिए है फिजिकल क्वांटिटीज, इनके लिए बाउंड्री कंडीशन है वो आपको पूछने के चांसेस पूरे रहते हैं। और इस पे न्यूमेरिकल दिया जाता है, जैसे ना इन पे तो न्यूमेरिकल आता है, इस ई की बाउंड्री कंडीशन पे तो न्यूमेरिकल जो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछते हैं, लेकिन उसके लिए क्या पूछते हैं, इस पे तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाता है ई के लिए, और मैंने आपको करवाया भी है, ठीक है। जब आप वीडियो लेक्चर देखेंगे, पोलराइजेशन वाला जो टॉपिक है आपका, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस तरह की केस अगर आपको दे दे, ठीक है, उसमें क्या होता है एप्सिलॉन आर आपको गिवन होगा दोनों के लिए, और वो आपको फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो बाउंड्री कंडीशन है वो आपको एग्जाम में गिवन होगी, सॉरी गिवन क्या आपको पूछी जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो आपको डायरेक्टली क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो आपको डायरेक्टली जो है वो ये पूछ ली जाएंगी कि उसका वो वैल्यू निकालिए, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको डायरेक्टली ये चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए ये बाउंड्री कंडीशंस वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, और हमारे पास अभी 10 मिनट तो हैं कम से कम, क्योंकि अब छोटा वीडियो बना नहीं रहे हम, कम से कम 40-45 मिनट का वीडियो तो बनना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ आगे और क्या आपको कराया जा सकता है। अब आते हैं जैसे अब तो नेक्स्ट जो टॉपिक आपके बचे हैं वो नॉर्मली मैक्सवेल इक्वेशंस के बचे हैं, तो मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह है वो तो मैं एक साथ आपको कराऊंगा, क्योंकि उससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करना जरूरी है। देन उसके बाद हम मैक्सवेल इक्वेशंस पे चलेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशंस को कैसे डिराइव किया जाता है, और यहाँ से फ्लक्स वगैरह डिफाइन किया है। अच्छा, मैंने आपको वहाँ टॉर्क वगैरह वो सब करवा दिया ना, फोर्स वगैरह, कि अगर मान लीजिए कोई एक हमने उस पर फोर्स देखा होगा कि मान लीजिए कोई एक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे डायग्राम हमने किया होगा ना क्वेश्चन, कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से NS, और इसमें कोई एक ये करंट है वो फ्लो कर रही है, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए इसमें क्या हो रहा है, एक करंट फ्लो कर रही है इस तरह से,
थोड़ा इसको तिरछा बनाते हैं। जो टॉर्क बनता है इसके रोटेशन की वजह से, वो वाली बात मैं कर रहा था। तो थोड़ा सा इसको ऐसे तिरछा बना देते हैं। करंट आई मान लीजिए इस तरह से फ्लो कर रही है इसमें, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है ही, है ना। तो ये ए बी सी और डी, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर, या मान लीजिए कोई लूप है जो क्या फ्रीली मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो उस केस के अंदर, ये मान लीजिए इसकी एक्सिस है, तो उस केस के अंदर जो है इसमें क्या इक्वेशन बनेगी उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देखते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे इस पर फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है इस पर, ये हमारा टॉपिक लगा लीजिए, लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। ये एक टॉपिक था जो शायद छूट गया है उसके अंदर, है ना। तो अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसमें जाएंगे, उससे पहले भी मैं चाहता हूं कि, अच्छा उससे पहले नहीं, वो बाद में कर लेंगे, कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या निकालना है, चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी क्या इक्वेशंस बनती है, उसके भी क्वेश्चंस आते हैं ना। तो उसके अंदर फिर हम, अगर परपेंडिकुलर फील्ड है मैग्नेटिक, तो साइक्लोट्रॉन वगैरह जो है, बीटाट्रॉन, साइक्लोट्रॉन, उनकी फ्रीक्वेंसीज वगैरह कैसे बनती है वो भी इसी में देखने वाले हैं। वो क्योंकि 11th 12th के अंदर क्या एक चैप्टर में सब कुछ एक साथ दे रखा है ना। हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे टॉपिक वाइज आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ ये टॉपिक कवर हो गया, उससे रिलेटेड कौन सा, उससे रिलेटेड कौन सा, इस तरह से वो कंप्लीटली अलग है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल आ गया वहाँ पे। अभी तक हम सिर्फ करंट के बारे में पढ़ रहे थे, अब चार्ज पार्टिकल आ गया, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो वो जो टॉपिक है, वो टॉपिक हम जस्ट ये जैसे कंप्लीट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि पहले वो करवा दूंगा, या फिर पहले ये करवाएं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसमें आपके उसी से रिलेटेड है चीज़ें। तो चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम बाद में चलेंगे, अभी ये टॉपिक कर लेते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से जो है हम लोग ये करेंगे कि, क्योंकि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से अब आप कंप्लीटली, क्योंकि मैग्नेटोस्टैटिक्स आपका हो चुका है ना, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा वो भी। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसके अंदर चार्ज पार्टिकल मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मूव इन मैग्नेटिक फील्ड, और बोथ दोनों जो तीनों चारों केस है वो। देन उसके बाद में साइक्लोट्रॉन, क्योंकि वो भी उसी का पार्ट है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इसमें क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता है, रोटेशन करते करते उसके अंदर से उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह सारी चीज़ें, साइक्लोट्रॉन वगैरह या बीटाट्रॉन की जो है वो सारी चीज़ें जो हम वहाँ पे देख लेंगे। तो अभी मैं इसके बाद में आपका जो वीडियो है यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा, देन उसके बाद में उसमें हम चलेंगे, और वो जब कंप्लीट हो जाएंगे एक दो वीडियो के अंदर, देन उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में चलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है ना, 2-3 वीडियो में कवर कर लेंगे। देन उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन, और जैसे ही मैक्सवेल इक्वेशन खत्म होगी आपका जो स्टैटिक्स वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसमें मैं आपका एमएससी का पोर्शन भी ले लूंगा थोड़ा सा, जो आपके चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो उसके लिए जो आपने लार्मर, जो आपने एमएससी में पढ़ा होगा, लार्मर फ्रीक्वेंसी रहा है, लार्मर फॉर्मूला पढ़ा है, ब्रह्मस्टर पढ़ा है, ठीक है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पे उसकी हम बात करेंगे। एक सिंपल फॉर्मूले में आपको लिखूंगा और वही फॉर्मूले आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो एमएससी के 10 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पड़ता है, तो वो मैं आपको करवा दूंगा वहीं पे। तो चलिए, तो इस वाले की बात करते हैं, लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप है तो उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो आप देखिए यहाँ से कि इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, और इसकी लेंथ मान लीजिए कितनी है, एल लेंथ का है, ठीक है। लेंथ कितनी है इसकी, एल लेंथ की जो है ये लूप है ना, इसकी लेंथ जो है वो एल लेंथ है। तो इस केस के अंदर आप देखिए, इस केस में क्या होगा कि इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। अब आप फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स की बात करते हैं तो आप यहाँ से देखिए कि आप इसको पहले तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ऊपर वाले के ए बी के लिए देखें, सॉरी ए बी के लिए देखें तो क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर वाली। तो हमें क्या करना होता है, फोर्स निकालने के लिए, फोर्स कैसे निकालते हैं, आई क्रॉस पाई। फोर्स की इक्वेशन क्या होती है, फोर्स हमने जो पढ़ा है कि एफ मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आई एल क्रॉस बी, ये पढ़ा है ना, आई एल क्रॉस बी, ठीक है। और एल और आई की डायरेक्शन क्या होती है, एल और आई की डायरेक्शन जो होती है वो सेम ही होती है। तो आई करंट जो है एल की डायरेक्शन कौन सी होगी इसके लिए, ए बी के लिए, ए बी के लिए ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस हाथ को पकड़ेंगे, ठीक है, किधर करेंगे, एल की तरफ उंगलियां करेंगे और बी की तरफ मोड़ देंगे। तो जैसे ही बी की तरफ मोड़ेंगे उंगलियां, तो अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की ओर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। अब आ जाइए बी सी पे, बी सी पे क्या होगा, बी सी पे जो आपकी डायरेक्शन किसकी है, एल की, वही किसकी है, बी की। बी और एल दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हुआ, भाई इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ नेक्स्ट केस में कि आई एल बी साइन थीटा, ठीक, ऐसे भी लिखते हैं ना इसको। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा,
0 डिग्री, क्योंकि जब आई भी इधर है और बी भी इधर है तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हुआ 0 डिग्री। तो इस वाले केस में फोर्स कितना हुआ यहाँ पे, ये फोर्स जो है ये तो है हमारा ए बी, ये फोर्स कितना होगा बी सी, बी सी के लिए निकाल दें वो कितना है 0। ठीक है, अब आ जाइए सी डी के लिए। सी डी के लिए क्या हो रहा है, करंट जो है वो नीचे की ओर आ रही है, तो करंट आ गई नीचे की ओर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है उधर की ओर, तो करंट नीचे की ओर, मैग्नेटिक फील्ड तो ये किधर आ रहा है अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है, तो इसका मतलब ये किधर होगा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, कौन सा होगा सी डी। अब आ जाइए नीचे वाले में, नीचे वाले में फिर से क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन इस दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या हो, दोनों के बीच एंगल कितना है 180 डिग्री। जब एंगल 180 डिग्री तो 180 डिग्री भी कितना होता है साइन 0, तो इसका मतलब यहाँ पे ही फोर्स कितना होगा एफ डी ए है ना, वो भी कितना हो गया 0। तो कुल मिला के क्या है, ये जो दोनों है इन दोनों पे फोर्स कितना रहेगा ऑलवेज 0, लेकिन इन दोनों पे क्या रहेगा फोर्स रहेगा, और वो डिपेंड करेगा कि इसके एंगल के ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो आपके पास मान लीजिए इस तरह से है, तो इधर कोई फोर्स नहीं है, फोर्स क्या होगा ये से रोटेशन करने लग जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा रोटेशन, क्योंकि फोर्स दोनों का वैल्यू दोनों की इक्वल है, तो जब वैल्यू इक्वल है और तो क्या करेगा ये टॉर्क बनाएगा, ये क्या होगा फोर्स कपल, तो कपल अगर होता है तो क्या बनाता है वो टॉर्क यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा टॉर्क बनाएगा, और इस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे वहां से। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के जो यहाँ से आपके पास फोर्स मिलने वाला है आपको जो टोटल मिला के वो क्या मिल जाएगा F इज इक्वल टू एफ नेट की अगर मैं बात करूँ तो F इक्वल टू एफ ए एफ बी प्लस एफ सी, सॉरी ए बी है ना ए डी, सॉरी ए डी और बी सी सी डी और डी ए। ठीक है, इन सब का सम जो होगा वो होगा। ठीक है, फिर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एफ ये कितना है, ये मान लीजिए जो है बाकी सब तो कितना हो गया 0, तो बचा कौन, ये दोनों बचेंगे सी डी वाला। ठीक है, क्या बचे ये दोनों बचे। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से एक चीज और आती है, क्या आती है की, है ना, कि ये और ये अगर मान लीजिए नेट करना है इसका मतलब ये इसके क्या है इक्वल तो है ना, ये क्या है इसके इक्वल तो है, लेकिन किसमें है माइनस डायरेक्शन में है, क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे के माइनस में है ना। ठीक है, तो माइनस में इसका मतलब क्या हो जाएगा, या फिर इसको परपेंडिकुलर में तो रहने दीजिए, इस तरह से लिख दीजिए, ये क्या एक दूसरे के इस तरह से है। ठीक है, अगर आप लिखेंगे तो इस तरह से इसका मतलब क्या होगा कि कुल मिला के, अच्छा इसको रहने दीजिए ऐसे, है ना, ये आपका टोटल इक्वेशन मिल जाएगी डायरेक्शन के साथ में, तो इसका मतलब ये कितना आएगा 0, यानी कि इस पूरे के पूरे लूप पे अगर मैं टोटल फोर्स देखना चाहूँ नेट फोर्स, तो नेट फोर्स तो कितना है 0, यानी कि ये मूव नहीं करेगा, तो क्या करेगा, क्योंकि कपल बन रहा तो क्या करेगा रोटेट करेगा, क्या करेगा रोटेट करेगा, उस रोटेशन के अंदर टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा फोर्स इंटू लेंथ दोनों के बीच की। ठीक है, क्या हो जाएगा फोर्स इंटू लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स इंटू लेंथ हो जाएगा, तो यहाँ से क्या है कि आई फोर्स कितना है एल बी, कितना है आई एल बी। अब लेंथ, तो मान लीजिए यहाँ से ये एल था तो ये कितना हो गया बी हो गया, कितना हो गया, इसकी लेंथ कितनी है बी हो गई दोनों के बीच की, तो क्या हो गया ये मल्टीप्लाई में बी हो गया। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो गया आई, ठीक है एल बी बी, तो अब ये एल बी किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ किसके बराबर होगी इसके एरिया के, तो कुल मिला के टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी हो गया। ठीक है, अब इसको किस में लिखेंगे, अगर मान लीजिए आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए, क्योंकि टॉर्क क्या है वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा आई ए क्रॉस बी, क्या हो जाएगा आई ए क्रॉस बी, बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ए यानी कि इसका एरिया कितना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, कि नंबर ऑफ टर्न जो है वो मान लीजिए कैपिटल एन है, ये क्या है नंबर ऑफ टर्न, क्योंकि सिंगल मान लीजिए वायर नहीं होगी, क्या है उसका एक टर्न है, उसकी एक कोइल बना रखी है, टोटल मिला के कोइल अगर होगी तो कोइल में टर्न कितने हैं एन टर्न है, तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो गया इस वाले केस में, टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा एन आई ए क्रॉस बी, या फिर दूसरा कैसे कह सकते हैं कि टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा एन के। ठीक है, तो ये आपको जो है टॉर्क, अगर मान लीजिए आप मैग्नेटिक फील्ड में है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपके पास कोई एक वायर का आपने लूप बना रखा है, और वो लूप क्या है उसमें आपने रख रखा है, तो लूप क्या करेगा अपने आप ही रोटेट, जब उसमें करंट फ्लो कराओगे तो अपने आप ही क्या होगा रोटेट करने लग जाएगा। और ये क्या है कौन सी का है, ये जो है ना ये हम पढ़ते हैं, तो ये सेम आप जब कोई सी भी मोटर उठा लीजिए, पंखे की पानी की जो भी मोटर है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो है आप क्या करते हैं करंट फ्लो करवाते हैं, करंट फ्लो करवाने से, जो डीसी की बात कर रहा हूँ ना, करंट फ्लो करवाते हैं, करंट फ्लो करवाने से क्या होता है जनरेटर जैसे है ना,
एक जनरेटर भी उसी तरह से काम करेगा, ठीक है। तो आप करंट फ्लो, अच्छा जनरेटर से करंट उत्पन्न करते हैं अपन, इसको घुमा के करंट दोनों कर सकते हैं ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब आएंगे तो हम वो सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन नॉर्मली अगर मान लीजिए आप करंट फ्लो करवाते हैं तो क्या करेगा, ये रोटेट करने लग जाएगा और आप घर पे एक्सपेरिमेंट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक्सपेरिमेंट आप आराम से बना सकते हैं। छोटे छोटे एक आपको तार की कोयल बनानी है, एक मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाना है उसको, फिर उसमें जैसे आप करंट फ्लो करोगे तो क्या होगा, वो अपने आप ही रोटेट करने लग जाती है, क्योंकि वहाँ क्या बन जाता है, टॉर्क बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपके लिए, ठीक है, कि टॉर्क जो है वो किस तरह से बनता है। ये एक टॉपिक शायद छूट गया था, है ना, बीच के अंदर। ये आपको टॉपिक मिल जाएगा सीनियर सेकेंडरी वाली जो बुक है उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है कि जब इस तरह का कोई केस आता है तो नेट फोर्स तो जीरो होता है। आपको अभी कैसे पूछेंगे, ये ऑप्शन में दे देंगे कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक लूप है, ठीक है, उसमें करंट आई फ्लो कर रही है, तो उसके लिए ऑप्शन ए, फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो और कोमा में करके टॉर्क इक्वल टू जीरो। बी, एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, टॉर्क इक्वल टू जीरो। सी, टॉर्क इक्वल टू जीरो, एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन बना देंगे। तो आपको दिमाग में रखना है कि नेट फोर्स इक्वल टू जीरो बट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो कुल मिला के ये टॉपिक भी यहाँ पे कवर होता है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसके अंदर हम जो है चार्ज पार्टिकल जब मूव करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो क्या इक्वेशंस बनेंगी उनकी बात करेंगे। पहले वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब करता है तो कैसी इक्वेशंस बनती है ना, चार्ज पार्टिकल। और देन उसके बाद में अगर वही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है ओनली तो क्या इक्वेशन बनेगी, और फिर दोनों फील्ड में है तो क्या इक्वेशन बनेगी, जिसे हम लोरेंज इक्वेशन बोलते हैं। या फिर वो किसी एंगल पे है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, बहुत सारी इक्वेशन जो है हमारे कल बनने वाली है। और वो जो है वहाँ से आपको एक क्वेश्चन और फिर है मिलेगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।